हाँ व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, नो वरी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले न्यूमेरिकल करेंगे। व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो बेटा, लेकिन अगर जैसे अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो डेफिनेट सी बात है 10 से 15 मिनट कैलकुलेशन भी मुझे खुद करनी है, मल्टीप्लाई डिवाइड भी करनी है, क्वेश्चन को सोचना भी होता है। तो देखो पढ़ाते टाइम जब सोचना पड़े ना, क्योंकि मैं अगर 2 मिनट के लिए पाउज, 10 सेकंड के लिए पाउज ले लूं, अंदर ही अंदर मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, तो आपको क्या लगेगा कि सर को सोचना पड़ रहा है। भाई हम भी इंसान है, नया क्वेश्चन आएगा तो सोचना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट करवा रहा हूं तो डायरेक्ट में जल्दबाजी में कुछ गलती होने की प्रोबेबिलिटी होती है, सॉल्व नहीं होगा तो आप लोगों को लगेगा यार हमारे तो सर को ही नहीं आता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब हम भी शांत आराम से बैठते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन तो हमारे बस माइंड में सोल्व हो जाते हैं कि ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, निकल आएगा, ठीक है। लेकिन लगातार आपको समझाते टाइम और फिर बोलना पड़े तो थोड़ा सा हमें भी सोचने का टाइम चाहिए होता, वो टाइम नहीं मिलता जब टीचिंग कर रहे होते हैं, है ना। इस वजह से हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में हम अटक जाएं, और जब अटक जाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, फिर ऑब्वियस है, क्योंकि मेरा माइंड कहेगा कि और जल्दी कर भाई, जल्दी कर, बच्चों का टाइम वेस्ट हो रहा है। और इस वजह से वो क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। तो वो दोनों तरफ से हमारा घाटा, टाइम का भी घाटा होता है। इसलिए मैं बोलता होता हूँ कि थोड़ा सा अगर क्वेश्चंस जो है हम बाद में डिस्कस कर लें या टाइम के बाद, आज तो हमारे पास टाइम था, नो वरी, आज हमने क्वेश्चन ही सारे सॉल्व करने, तो इसलिए मैंने पहले करवा दिया। तो इसको हम डेफिनेटली रिकॉर्डिंग के ड्यूरिंग भी सॉल्व कर सकते थे, नो वरी, ठीक है। बट एट लिस्ट नो वरी, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आई लाइक दैट, ठीक है। चलो बेटा आप जरा अटेंडेंस बोलिए सभी, आप लोगों का ग्रुप है B1, है ना। आहद प्रेजेंट है ना, आज क्या तारीख है भाई? नो, नो है, ठीक है, यस प्रेजेंट सर। आहद। नेक्स्ट है आयुष, आयुष एब्सेंट है। सर कौन सा? हिमांशु, हिमांशु है, नहीं है। शुभम, शगुन, नीतिश, नितिशा, सर कौन सा आयुष? वेद, आयुष बोला बेटा, आयुष, राज, सिसोदिया, ठीक है। निकिता मौर्य प्रेजेंट है, निकिता, ठीक है। नेक्स्ट मोनिका, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट भूमिका, अश्वनी, अमन कुमार चौधरी, अमन नहीं है। अंकुश नहीं है। प्रियांशु मीना, दीपांशु झा, अभिजय पांडे, सर प्रेजेंट। ठीक है। अंकुश सिंह नेगी, अंकुश सिंह नेगी प्रेजेंट है, नहीं है अंकुश, ठीक है। आर्यन गोयल, सर। ठीक है। अतिशय जैन, प्रेजेंट सर। ठीक है। अतिशय जैन के बाद रितिका कुमारी, प्रेजेंट सर। ठीक है। नेक्स्ट मोक्ष सैनी, मोक्ष आया, नहीं है, ठीक है। और शशांक, आदित्य झा, यश, शुभम गुप्ता, सक्षम गुप्ता सॉरी, शिवांगी, शिवांगी प्रेजेंट है, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट जतिन, हर्ष, मयंक, मयंक कुमार प्रेजेंट है, ठीक है। अनु कुमार, नीतीश कुमार, युवराज दीक्षित, रितिका सिंह, रितिका प्रेजेंट है, प्रेजेंट सर। सर युवराज प्रेजेंट। युवराज युवराज प्रेजेंट है, ठीक है बेटा, ठीक है। रितिका एब्सेंट है। नितिन मिश्रा, नितिन, अनीशा, मोनिका चौहान, तनीषा भी एब्सेंट है, मोनिका भी एब्सेंट है। अगम, नितेश, एकलव्य, पारखी, पारखी जैन, पारखी प्रेजेंट है, ठीक है। पारखी के बाद नीरज शर्मा, प्रियंका झा, नैतिक, नैतिक भी एब्सेंट है। अभिषेक, सौरभ, हितेश, प्रेजेंट। सौरभ प्रेजेंट है,
ठीक है, सौरभ प्रेजेंट है। हितेश, कंचन, प्रेजेंट सर। कंचन प्रेजेंट है, ठीक है। लक्ष्य यादव प्रेजेंट सर। प्रेजेंट है, ओके। नेक्स्ट सोहेल अख्तर, शिवम चौधरी, शिवम प्रेजेंट है क्या? प्रिंस कुमार शर्मा, प्रिंस नहीं है। रोहित, प्रेजेंट। रोहित प्रेजेंट है, ठीक है। आशु, यस सर। ठीक है। क्रिश, क्रिश प्रेजेंट है, नहीं है। आयुषी, आयुषी प्रेजेंट है। प्रतीक, प्रेजेंट सर। प्रतीक प्रेजेंट है क्या? ओके यस सर जी, ओके present। ओके। प्रज्ञा, प्रज्ञा प्रेजेंट है, यस सर, प्रेजेंट सर। ओके बेटा। सोनू, सोनू सलोनी, दैट्स इट। कोई रह गया तो बोलो। एनीवन एल्स? सर कुमार। वन वन वन, एक एक करके बोलिए बेटा, दोबारा बोलिए। सर अनुज कुमार। अनुज, अनुज था क्या हमारे यहाँ पे? सर हमारा ग्रुप अलग है। आप लोगों का ग्रुप अलग है? अरे ग्रुप, हाँ सच, कुछ Yes, ग्रुप वो हुए थे, मर्ज हुए थे, है ना बेटा? ठीक है, मैं आप लोगों के ग्रुप की थोड़ा सा इंफॉर्मेशन नहीं है मुझे, तो मैं वो इंफॉर्मेशन लेके फिर आपका लगा देता हूँ। किसी को पता है कौन सा ग्रुप है आप लोगों का? सर G6। हाँ, अल्फा G5। अल्फा B5, सर G5। G5। B6। सर अनमोल मिश्रा। B5 और B6 दोनों हैं। सर G5। जी जी, यहाँ जी नाम की चीजें नहीं है बेटा, ये ग्रुप अलग लेवल के हैं, मुझे देखना पड़ेगा फिर कौन से ग्रुप में आप लोग, ठीक है? कोई बात नहीं, ठीक सर है। अल्फा G5 जैसे अल्फा हम G2 में है। G5 G2 में, अरे कोई बात नहीं, मैं इसको अच्छे से कंफर्म करूंगा आप लोगों के ग्रुप के अंदर। एक एक तो सबसे बड़ी बात भाई, मैं बिटली लिंक आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? bit.ly/ ये बिटली लिंक शेयर कर रहा हूँ बेटा सबको, ठीक है? हमारे साथ ही होती है क्लास, तो फिर बेटा एक ही होनी चाहिए ये क्लास, तो फिर मर्ज, अच्छा वो पहले समझ गया मैं कौन सा ग्रुप आपका, ठीक है ठीक है ठीक है। साक्षी में। समझ गया बेटा, समझ गया। 11B3 वाला ग्रुप है ये। पल्लवी, धर्मेंद्रा, यही है ना? Yes, तनु, sir. प्रिया, Yes, प्रणव, sir. ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके, समझ गया। आप लोगों की अटेंडेंस बोल दो भाई, फिर कौन कौन प्रेजेंट है ये बता दो। सर अनमोल मिश्रा। पल्लवी। एक मिनट, एक मिनट रुकिए, मैं जरा, सर आरुष। वेट 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 बेटा वेट, आपके ग्रुप में एक तो स्टूडेंट बहुत ज्यादा है ना? अब बताइए वन बाय वन। आरुष, सबसे पहले आरुष को लगाते हैं। आरुष सिंह, ठीक है। नेक्स्ट और कौन है? आयुष कुमार सर। दोबारा बोलो बेटा। आयुष कुमार। आयुष, आयुष, आयुष हो गया। नेक्स्ट अनमोल मिश्रा। अनमोल, ठीक है। अनमोल हो गया। नेक्स्ट कृष्णा। कृष्णा, ठीक है, कृष्णा हो गया। नेक्स्ट सर रचना। रचना, ठीक है, एक मिनट। रचना हो गया। नेक्स्ट पल्लवी। पल्लवी, एक मिनट बेटा। पल्लवी हो गया, और कौन है? सर दिशा। दिशा, दिशा हो गया, ठीक है बेटा, हाँ जी। और अनुज कुमार। अनुज कुमार। ठीक है, अनुज कुमार हो गया। एक अनुज सिंह भी प्रेजेंट है क्या?
चलिए और बोलिए, दैट्स ऑल, ठीक है। आयुष कुमार प्रेजेंट है, आयुष कुमार लगा दी क्या मैंने आयुष की? आयुष सिंह, आयुष कुमार की प्रेजेंट लग चुकी है बेटा, आयुष सिंह नहीं है, आयुष कुमार है, ठीक है, दैट्स ऑल। चलिए अभी अब क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अरे बेटा टाइम टेबल चेंज हुआ अमन बेटा, आज नहीं होती थी मुझे भी पता, मेरी क्लास कल भी थी, मंडे को क्लास थी, मंडे को आप लोगों की क्लास नहीं लगी थी, ठीक है, वो मंडे वाली ट्यूसडे में आप लोगों का, और जो पहले मैं 2 क्लासेस लेता था, +1 के 2 बैचेस थे मेरे पास अलग अलग, आप लोगों के दोनों बैचेस जो है वो मर्ज कर दिए गए हैं, एक बैच के अंदर 2 ग्रुप हैं, तो 2 बैचेस में 4 ग्रुप हैं, तो वो ग्रुप जो है वो अलग नंबर है, बैच का नंबर अलग है, समझ रहे हो आप लोग, इसलिए मेरे को कंफ्यूजन होती है कि ग्रुप और बैच, इसलिए मैं पूछ रहा था, तो मेरे को कंफ्यूजन हुआ, फिर आप लोगों ने बोला मैं पहले क्लास लगाता था, तब मुझे समझ आया कि हाँ शायद मेरे वाला बैच ही आप इन्होंने मर्ज कर दिया, ठीक है, दैट इज व्हाई थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, डोंट वरी, नो वरी। हाँ बेटा, सर क्या नंबर है बैच का? बैच का नाम तो बेटा 11B01 और 11B03 है, ठीक है, और ग्रुप्स के नाम अलग अलग है, ग्रुप्स में तो G1 G2 G5 G6 है, ये है 11th के ग्रुप, ठीक है, और बैच के नाम है 11B01 और 11B03, इसलिए ये थोड़ा कंफ्यूजन था, तो मुझे पता नहीं था, मुझे लगा कोई और बैच कहीं मर्ज ना हो गया और आप लोगों को कहीं और शिफ्ट ना कर दिया हो, लेकिन आपने बोला मैं ही पढ़ाता था, तो मुझे याद आ गया कि ठीक है फिर मेरे वाले बैच को ही मर्ज कर दिया, डोंट वरी। तो अब आप लोगों की 11th की दोनों सारी क्लासेस मेरी एक ही बैच में आ गई हैं, 12th के बैच 2 अलग बनेंगे, ठीक है। चलिए तो अब हम एक्सरसाइज करते हैं, अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर की सारी एक्सरसाइजेज के ऊपर ही लगाएंगे, कल मैं अगर आप लोगों का बैच होता तो आपको करवाता एक्सरसाइज, और यहाँ पर हमसे रचना ने एक क्वेश्चन पूछा था, वो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है, ठीक है, आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, दैट्स इट। तो चलिए एक्सरसाइज करते हैं, सबसे पहला एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है ये बुक सभी के साथ शेयर्ड है, तो मुझे अब कोई टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, बिटली लिंक भी आप लोगों के ग्रुप में ऑलरेडी अपडेटेड है। वंदना रह गई क्या? ठीक है, वंदना की अटेंडेंस लगा देते हैं, ठीक है, वंदना, सर वंदिता है। वंदिता, सॉरी बेटा, ठीक है, वंदिता, ओके, लग गई बेटा प्रेजेंट, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले देखिए कैलकुलेट, इधर गया क्वेश्चन, ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच विल टुगेदर वेट 1 ग्राम, जिनका सबका टोटल 1 ग्राम होगा वेट, तो वेट इसने दे दिया भाई 1 ग्राम, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने के लिए दिए, कैसे करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन का वेट पता है कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है ना? Yes sir, 9.1 into 10 to the power minus 48 ग्राम। kg, यस, और वो बोल रहा है सबका वेट 1 kg होना चाहिए, तो देखो भाई यहाँ से आपको एक चीज निकालनी है कि एक इलेक्ट्रॉन का 1 ग्राम सबका वेट होना चाहिए, 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे ये निकालना है, 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, उसे राइट हैंड में रखिए, और जो आपको गिवन है 9.11 इंटू 10⁻31 kg, इतना वेट होता है 1 इलेक्ट्रॉन का, तो 1 kg वेट कितने इलेक्ट्रॉन्स का होगा, ठीक है, 1 की वैल्यू निकालते हैं, वो kg में निकल रही है, कोई परवाह नहीं है, 1/9.11 इंटू 10⁻31 kg, क्लियर है सबको ये बात समझ में? 31 इलेक्ट्रॉन्स नॉट kg, ठीक है। अब देखो उसने कितना बोला है, 1 ग्राम ना, 1 kg मतलब मैं kg की जगह यहाँ 1000 ग्राम लिख दूं, 1 kg का मतलब 1000 ग्राम, तो मुझे 1 की वैल्यू फिर से निकालनी पड़ेगी, ठीक है, तो यानी ये मैंने थोड़ा इक्वेशन सही नहीं लगाई, सिंपली kg है ना, तो मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेता हूँ, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, इतने ग्राम होता है 1 इलेक्ट्रॉन का मास, है ना, तो 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन्स का मास होगा, क्योंकि इसने 1 ग्राम के अंदर ही कितना पूछा, 1 ग्राम में ही पूछा ना, दैट्स इट, फिर हमारा सीधा आंसर 1 ग्राम में डिवाइड हो जाएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 9.11 इंटू 10 पावर, तो ये 10⁻3 था, यहाँ पे 31 था, 31 और 3 को सॉल्व करें तो कितना बनेगा भाई, 28 -28 और ये आ गए इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बस इसको डिवाइड करना और कुछ नहीं करना, क्लियर है सबको, समझ में आ गया? यस सर। यहाँ इसने वही कर रखा है, सेम आंसर निकाल रखा है, किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? नो सर। नहीं है ना, देखो ये सारे क्वेश्चन ना 10th लेवल, 9th लेवल, 8th लेवल में जो परसेंट आता था, 1 रुपए में 2 पेंसिल, 2 रुपए में कितनी पेंसिल, बहुत सिंपल है, लेकिन जब मैं पेंसिल का अमाउंट बदल दूं, 1.01345 रुपीज के अंदर 0.3013 पेंसिल्स आती हैं, 0.113 पेंसिल्स कितने रुपए की आएंगी, यू विल बी कंफ्यूज्ड,
कि किसको मल्टीप्लाई करना है, किसको डिवाइड करना है। सिंपल, समझ में आ रहा है? यही काम Yes, यहाँ sir. पर हो रहा है, यही काम यहाँ पर हो रहा है। सेम यूनिट लगेगा, सेम चीज लगेगी, बस आप बेसिक मत भूलिए। बेसिक क्या कहता है? जो चीज आपको पता है और उस पता वाली लाइन में, जो लाइन आपको पता है कि एक, जैसे इसने बोला 1 इलेक्ट्रॉन पर में चार्ज पता है, उस पता वाली लाइन में जो नॉन लाइन है, उस यूनिटरी लाइन के अंदर जो चीज फाइंड करनी है उसे राइट में रखना है। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना था, तो मुझे पता है ग्राम को मैं लेफ्ट में रखूंगा, तो 9.11 10 -31 into 1000 ग्राम के अंदर इक्वल होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। फिर 1 की वैल्यू निकालूंगा। 1 की वैल्यू के लिए हमेशा डिवाइड कीजिए, 1 के बाद जो भी वैल्यू निकालनी हो सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन इसने तो 1 ग्राम में ही इलेक्ट्रॉन पूछे थे, तो आगे सोल्व ही नहीं करना, बात खत्म। नेक्स्ट देखिए, पहला क्वेश्चन समझ को सबको समझ में आ गया ना? दूसरा देखिए, कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का मास और चार्ज, तो 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आपको अच्छे से पता है ना? 6.02 × 10⁻23 होते हैं। और बोल रहा है कि मास और चार्ज निकालो, तो 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है भाई पता है? ये रहा 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये डाटा आपको याद होना चाहिए, ये वाला भी और ऊपर वाला भी। 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज पता है ना सबको? तो 1 मोल पर कितना होगा, यानी 6.022 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स पर कितना होगा? 1 पर जितना है 6.022 × 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा। क्लियर है? समझ में आया बेटा? Yes, तो sir. यहाँ दे रखा है इसने, इलेक्ट्रॉन पर 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना है और 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना चार्ज होगा, ये 1 मोल के ऊपर इतना चार्ज हो जाएगा। दैट्स इट, मल्टीप्लाई करना सीधा सीधा। 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 × 10⁻19 1.602 लगाने की जरूरत नहीं है, 02 नहीं भी लगाएंगे, ओनली 6 लगा देंगे तब भी सही है। ठीक है, एवरेज निकलता है, ये कभी भी एग्जैक्ट नहीं हो सकता है। और इससे सीधा 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। ठीक है, अब बीच में रह गया एक मास। कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास कैलकुलेट करना है। 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना? 9.1 × 10⁻31 kg। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दो, 1 इलेक्ट्रॉन का पता है, 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दो उसको सीधा सीधा। यस, आ गया? सबको समझ में आ गया? Yes, sir. अब एक चीज देखिए, क्वेश्चन देखने में बहुत हल्के लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है ये तो आसान से हैं, कर ही लेंगे, सर ने समझा दिए तो हो गए। मैंने पहले भी बोला है, अब भी बोल रहा हूं, बार बार बोलता हूं, हर रोज बोलता हूं, अगर आप हर रोज 10 क्वेश्चन नहीं कर रहे, 2 सब्जेक्टों के लेक्चर लगते हैं, एक केमिस्ट्री का लगता होगा, दूसरा मैथ का या फिजिक्स का, जो भी लगता हर रोज 2 सब्जेक्टों के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको हर कीमत पर। अगर आप वो नहीं कर रहे, दैट्स मीन यू आर नॉट स्टडिंग योर सब्जेक्ट। मेरे को कोई मतलब नहीं है आप थ्योरी याद करते हैं कि नहीं करते हैं, मेरे को कोई मतलब ही नहीं है। मत याद करो थ्योरी जो मैंने पढ़ाई, लेकिन उस सब्जेक्ट के 10 क्वेश्चन याद, 10 क्वेश्चन सॉल्व करके देख लो। अगर आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, समझ लो थ्योरी सॉल्व हो गई, याद हो गई। सीधी बात, हाथी का पैर रख दो, हाथी के पैर में शेर का पैर भी आ जाएगा और हर जानवर का पैर अंदर ही आ जाएगा। जब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए तो थ्योरी अंदर ही आ जाएगी। समझ में आ गया सबको? क्लियर है बेटा? तो आपको डेली 10 क्वेश्चन करने हैं, 2 सब्जेक्टों के 20 क्वेश्चन होते हैं डेली। मैंने बोला था 3 से 4 घंटे अपने लिए दीजिए, बाकी क्लासेस वगैरह जो लगती हैं उसको काउंट किए बिना खुद की सेल्फ स्टडी में 3 से 4 घंटे पेन और नोटबुक से लिख कर देखना है। पेन एंड नोटबुक, दैट विल मेक द सेंस। और अगर आप ये नहीं कर रहे हैं, समझ लो आप नहीं पढ़ रहे। वो 3 घंटे डेली देने का मतलब है, सोचो 1 महीने में कितने हो जाएंगे? 6 दिन लगाइए, 6 या 18 घंटे हो गए, कितने दिन के? 1 हफ्ते के। 1 हफ्ते के 18 दिन लगा रहे हैं, ठीक है, तो 4 हफ्ते के कितने हो जाएंगे? 3 घंटे भी अगर लगा रहे हैं और 20 लगा लेते हैं, 3 साढ़े 3 घंटे लग जाते हैं, तो 20 घंटे लगा लीजिए आप। 1 हफ्ते के, 4 हफ्ते के, 4 दूना 8, 80 घंटे, यानी 1 महीने के लगभग 80 आवर। 12 महीने में कितने बनेंगे? 12 8 96। समझ में आ रहा है? तो 960 घंटे, 960 छोड़िए, 900 घंटे लगा लीजिए। 900 आवर जो पढ़ेंगे और जो लिख लिख कर देखेंगे, वो आप 1 दिन में कर सकते हो क्या? पॉसिबल है? 1 दिन में 24 घंटे ही होते हैं, पॉसिबल ही नहीं है कि आप 900 घंटे आप पढ़ लोगे। और वही 900 घंटे जो बच्चा अच्छे से पढ़ता है वो आगे बेटर कवर कर पाता है, और वही उसी के सिलेक्शन के चांसेस होते हैं। और जो नहीं करते हैं, 1 दिन पढ़ लिया, 4 दिन ऑफ, फिर 10 दिन ऑफ, फिर 1 दिन पढ़ लिया, उससे तो कुछ बनने वाला नहीं। पास तो हो ही जाओगे, इस बात में कोई डाउट नहीं। पास तो स्कूल वाले ही कर देते हैं, +1 में वैसे भी कर देते हैं, है ना? तो पास मैटर नहीं करता है, इसकी नॉलेज मैटर करती है। एक एक सम बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिए। कोई प्रॉब्लम आ रही है हमसे पूछिए, नो वरी। आप लोगों को अगर सारे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है, दैट्स मीन आप कुछ सॉल्व ही नहीं कर रहे। एक आधे क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो, दूसरा करो, फिर आगे बढ़ो, तीसरा करो, धीरे धीरे अपने आप वो समझ में आने लग जाएंगे।
है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितने वो होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन में मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? यस गाइस निकाल सकते हैं। मीथेन होता है CH4। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? 6। हाइड्रोजन में 1 होता है, तो 4 हाइड्रोजन में हो गए, 10 हो गए। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। 12 4 16 ग्राम बनेगा पर मोल। मोलर मास तो 16 ग्राम बनेगा। समझ में आ रहा ना? कहीं आप मोलर मास को इससे कंपेयर करो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हर एटम में, तो मुझे पता है एक मोलिक्यूल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक मोल मोलिक्यूल में कितने होंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर दो। एक मोल मोलिक्यूल है ना। तो ये क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मोल। तो मुझे पता है एक मोलिक्यूल, एक CH4 में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 10। तो एक मोल यानी एक मोल में कितने होते हैं? 6.022 10^23 मोलिक्यूल्स में कितने होंगे? मल्टीप्लाई कर दो 10 से। तो 6.022 10^23 ये 24 बना दो, बात ही खत्म। एक 10 बढ़ गया, बस। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? यस बेटा, Yes, sir. दैट इज द आंसर। ये रहा, Yes, sir. 24 आएगा। ठीक है, ये 10 इलेक्ट्रॉन भी दिखा रखे हैं इन्होंने, 10 इलेक्ट्रॉन कैसे बनते हैं। आगे देखिए जरा। तो पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। सेकंड, फाइंड द टोटल नंबर एंड बी टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन इन 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14। 7 मिलीग्राम, ठीक है। तो मैं इसको जरा रब कर दूं जो लिखा हुआ है। 7 मिलीग्राम कार्बन 14 के अंदर कितने क्या होंगे? न्यूट्रॉन्स होंगे। तो भाई सबसे पहली बात यह है कि कार्बन 14 के एक एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? पहले तो ये काउंट करो सर 14 - 6 कितना होगा। टोटल मास 14 है, 6 प्रोटॉन होते हैं, सर, 8 डेफिनेटली 8 न्यूट्रॉन होते हैं। एक तो ये याद रखो कि 8 न्यूट्रॉन होते हैं। किसके अंदर 8 न्यूट्रॉन होते हैं? एक कार्बन के 14 एटम में। लेकिन उसने एक एटम नहीं दिया, उसने बोला 7 मिलीग्राम है। अब मास से कैसे रिलेट करें इसे? कार्बन 14 का मोलर मास कितना होगा? 14 ग्राम। यस, क्लियर है? 14 ग्राम में एक मोल होता है 14 ग्राम सर भाई। वैसे तो 12 ग्राम होता है ना? अरे बेटा कार्बन 14, कार्बन 12 ग्राम होता है। समझ में आ रहा है? आइसोटोप है ये कार्बन का, नॉर्मल कार्बन ओके नहीं सर, है। ओके सर, ओके सर। नॉर्मल कार्बन नहीं है ये, आइसोटोप है। तो Yes, कार्बन sir. 14 में 14 होगा। क्लियर है ना? यस सर। हाँ रचना बेटा बोलो, क्या डाउट है? यस सर। सर सभी एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स होते हैं? सबके नहीं होते लेकिन कुछ एक के होते हैं। कईयों के 2 2 3 3 4 4 भी होते हैं। ठीक है, सबके नहीं है लेकिन कुछ बहुत। सीएल के भी तो होते हैं। हाँ क्लोरीन के भी होते हैं मैक्सिमम बेटा, क्लोरीन के भी होते के हैं। होते हैं। मैक्सिमम के कह सकते हैं आप। हाँ मैक्सिमम के होते हैं, कुछ एक के नहीं होते हैं, ऐसा कह सकते हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, ये याद नहीं करने होते। जैसे कार्बन के याद कर लो, कार्बन 13 भी होता है, 12 भी होता है, 14 भी होता है। क्लोरीन का बार बार आया, 37 भी आया और वो दूसरा भी आया, 35 वाला भी आया। क्लोरीन के 2 होते हैं, आपको पता लग जाएगा, है ना। यस सर। तो इस तरह से जो चीज आपके सामने है उनका आपको पता लग जाएगा कि इनके आइसोटोप होते हैं। एक एलिमेंट था मुझे याद था और उसका कोई आइसोटोप नहीं होता, और एक एलिमेंट है उसके पता नहीं कितने 20 आइसोटोप होते हैं, ऐसा कुछ था। ठीक है, जनरल नॉलेज का केमिस्ट्री का क्वेश्चन था, वो सामने आया था, याद हुआ था, भूल गया मैं, मुझे नहीं पता कौन सा। सर हीलियम के होते हैं सर सर आइसोटोप? हमारा ऐसे होगा कि एक मतलब एक संडे टेस्ट होगा, एक संडे छुट्टी। कांट से बेटा, एक्चुअल में तो ये प्रोग्राम किया गया था कि हर संडे को टेस्ट हो, ठीक है। और हम उस चीज को, मैं भी उस चीज को नहीं कहता कि हर संडे को, मैं मानता हूँ कि एक संडे छोड़कर हो, दैट विल बी बेटर, इट विल वर्क बेटर। यस सर, वो प्रैक्टिस के लिए टाइम मिल जाता है। हाँ प्रैक्टिस के लिए भी टाइम मिल जाता है, और संडे, एक संडे आप लोगों का ना फ्री भी होना चाहिए भाई, यस है ना। सर। कि एक संडे आप लोगों को कुछ नहीं, काम नहीं करना है, हर रोज 3 घंटे काम कर रहे हैं, दैट्स इनफ। तो फिर संडे को एक संडे फ्री होना चाहिए, दैट विल बी वर्थ इट, है ना। कोशिश करेंगे, मैं उनसे बात करता हूँ टीम से, और उनको कन्विंस करने की कोशिश करूंगा कि बच्चों पर इतना बर्डन मत डालिए, स्कूल का बर्डन भी है ना, फिर होमवर्क का भी है, फिर संडे तो उनको कम से कम रेस्ट के लिए मिलना सर रिजल्ट का बर्डन ये है। सर जब स्कूल खुल जाएंगे तो सर तो फिर हाँ फिर थोड़ा सा बर्डन ज्यादा हो जाएगा, आई नो दिस वेरी वेल, ठीक है। तो हम सर अभी कोशिश रिजल्ट करेंगे का बर्डन है। बिल्कुल बेटा, ठीक है। तो देखो भाई हम क्या बोल रहे थे, हाँ पहले इसकी बात करें। 14 ग्राम के अंदर 1 मोल होता है, और 1 मोल के अंदर 6.022 10^23 एटम्स होते हैं। तो अब मुझे पता है, देखिए जरा, 7 मिलीग्राम बोला ना उसने,
ठीक है, अब ये चीज ध्यान रखिए, इसने 7 मिलीग्राम बोल रखा है, 7 मिलीग्राम कार्बन 14 के अंदर कितना टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास पूछा उसने। ठीक है, एक न्यूट्रॉन का मास आपको पता होना चाहिए, न्यूट्रॉन का मास उसने 1.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम दे रखा है। ठीक है, और ये भी बताऊंगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का लगभग बराबर होता है, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो यहाँ देखो क्या आ रहा है 6.022 10⁻23 इतने होते हैं। तो मुझे पता है कि 6.022 10⁻23 इक्वल होता है 14 ग्राम के। तो मुझे तो 7 मिलीग्राम चाहिए, तो मुझे मिलीग्राम में नंबर ऑफ एटम्स चाहिए मुझे, है ना। तो देखो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, 14 ग्राम के अंदर होते हैं एवोगैड्रो नंबर के बराबर न्यूट्रॉन। 1 ग्राम में कितने होंगे एवोगैड्रो डिवाइडेड बाय 14 न्यूट्रॉन्स। क्लियर है भाई। और मेरे पास 7 मिलीग्राम है, 7 मिलीग्राम का ग्राम बना दूं, कितना ग्राम बनेगा 1 मिलीग्राम किसके इक्वल होता है भाई 10 to the power -3 -3 मिली, जैसे मिली लीटर होता है वैसे मिलीग्राम, तो ये -3 होता है। 1 मिलीग्राम में इतने ग्राम होते हैं। ठीक है, तो 7 मिलीग्राम में कितने ग्राम होंगे निकाल लो, 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधा, 7 ना? into 10 की पावर -3 ग्राम। तो मेरे पास है 7 × 10⁻³ ग्राम में कितने न्यूट्रॉन होंगे, सबसे पहले तो मैं वो निकालूंगा। तो मेरे पास ये आ गया अभी न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। ठीक है, 14 ग्राम में इतने क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स नहीं निकाल रहा, सॉरी ये न्यूट्रॉन्स नहीं, दिस इज नॉट न्यूट्रॉन। 14 ग्राम में क्या होता है 1 मोल के बराबर कार्बन 14 में 14 ग्राम में 1 मोल के बराबर एटम होते हैं भाई, ये तो कार्बन के दीज आर एटम्स, है ना। तो यहाँ पर एटम निकलेगा। तो मेरे पास टोटल एटम निकल जाएंगे। अब आप देखो Na डिवाइड बाय 14 इंटू 7 × 10⁻³ ये तो मेरे पास एटम्स आ गए कार्बन के। इतने मिलीग्राम के अंदर कार्बन के एटम कितने होंगे पता लग गया। अब मुझे पता है एक एटम में 8 न्यूट्रॉन होते हैं। अब मैं निकाल सकता हूं तो इतने एटम्स में कितने होंगे, 8 से सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नंबर ऑफ क्या होगा न्यूट्रॉन्स कितने निकलेंगे 8 into 9 ये Na डिवाइडेड बाय 14 मल्टीप्लाई में 7 × 10⁻³ मल्टीप्लाई में 8, ये आ गए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इतने न्यूट्रॉन्स होंगे मेरे पास 7 मिलीग्राम में। ठीक है, ये न्यूट्रॉन्स निकल गया। अब उसने पूछा क्या था, जरा वो क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। टोटल नंबर तो मैंने निकाल लिया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता लग गए, निकल गए। अब मास ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है भाई। एक न्यूट्रॉन का मास दे रखा है, जितने न्यूट्रॉन से सीधा मल्टीप्लाई कर दो मास ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा 1675 10⁻27। तो यहाँ नहीं, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना निकलेगा भाई, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1675 1.75 675 इंटू 10⁻⁻27 इतना केजी होता है एक का। और जितने भी ये दे रखे हैं Na से मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 10⁻³ मल्टीप्लाई में 8 डिवाइडेड बाय 14। यस, समझ में आ गया भाई, मास ऑफ न्यूट्रॉन निकल गया। सेकंड सम क्लियर है बेटा? यस सर। सबको समझ में आया? अभी तक तो मोल कॉन्सेप्ट चल रहा है हमारा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला तो कोई क्वेश्चन आया ही नहीं है। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट वाला ही चल रहा है, और मोल कॉन्सेप्ट के सारे न्यूमेरिकल हमने कर रखे हैं, ध्यान रख लेना। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए इजी होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड हो गया, बस थोड़ा घुमा रखें और कुछ नहीं कर रखा है इसमें। फाइंड ए टोटल नंबर एंड बी टोटल मास ऑफ प्रोटॉन इन 34 मिलीग्राम ऑफ अमोनिया एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर। अमोनिया है आपके पास, 34 मिलीग्राम है। एसटीपी का कोई मतलब नहीं है, मिलीग्राम ना दिया होता तो हम फिर प्रेशर दिया होता या फिर लीटर दिए होते तो हम इसको एसटीपी को काउंट करते। अभी एसटीपी की जरूरत ही नहीं है। और कह रहा है विल द आंसर चेंज इफ द टेम्परेचर प्रेशर चेंज, होगा क्या? नहीं होगा, यही तो डिस्कशन कर रहा था मैं आपसे। समझ में आया? क्योंकि उसने मिलीग्राम दिया है, मास तो चेंज नहीं होता ना टेम्परेचर वॉल्यूम प्रेशर से। अगर लीटर दिया होता, एसटीपी बोला है और लीटर में अगर मेरे को अमोनिया दी होती तो मैं बोलता 22.4 लीटर में 1 मोल होता है, और लीटर के अंदर एसटीपी पर दे रखी है मुझे अमोनिया, तो डेफिनेटली उसके हिसाब से मेरे को मोल और नंबर ऑफ एटम पता लगेंगे। बट यहाँ तो ग्राम में दे रखी है अमोनिया, तो एसटीपी का कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है भाई सबको? यस सर। ठीक है, तो यानी इसका कोई मतलब नहीं है, एसटीपी हमारे लिए किसी काम का नहीं है, ये आंसर को नहीं चेंज करेगा। अब वो बोल रहा है मास ऑफ 1 प्रोटॉन 1.6726
वो था 1675, ये है 1672 और पीछे 6 सर लगा हुआ क्लियर नहीं हुआ। है ना। थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सेम होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम है, 5 की जगह 2 लग जाता है, 2 और 6। सर क्या बेटा कुछ कह रहे हो? हाँ रचना बेटा बोलो। रचना बेटा एनी क्वेरी? हाँ सर बोलो। सर एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ बोलो बेटा, आप सुनाई दे रहे हो बिल्कुल। थर्ड सर क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ हाँ थर्ड बताता हूँ, क्वेश्चन। कोई बात नहीं, अभी हमने सर शुरू आप नहीं किया। कराओगे ये? क्या बेटा? आप कराओगे ये? हाँ करवा रहा हूँ तो। अच्छा ये सर फिर तो क्लियर हो जाएगा, मतलब ऐसे बोलने में अभी तो clear नहीं शुरू पता किया ना मैंने। केमिस्ट्री का। अरे अभी तो मैं सिचुएशन पढ़ रहा हूँ सिर्फ। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है अभी तो सिचुएशन पढ़ी है, डोंट वरी। ठीक है तो चलो अभी हम थर्ड क्वेश्चन को अब जरा शुरू करते हैं। इसने क्या कहा, कैसे कहा, चलो मैं इसको पूरा ही रब कर देता हूँ, इरेज। ठीक है तो देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। इसने बोला है कि टोटल नंबर ऑफ और प्रोटॉन्स निकालने 34 मिलीग्राम में। ठीक है तो 34 मिलीग्राम के पहले ग्राम बना लो। तो 34 मिलीग्राम जो होता है वो 34 इंटू 10⁻³ ग्राम हो गया। ये तो सबको समझ में आ गया। मिलीग्राम Yes, से sir. मैंने ग्राम बना लिए और ये बोल रहा है टोटल मास ऑफ इतने मिलीग्राम यस ऑफ सर। अमोनिया। अमोनिया है इतने मिलीग्राम, अमोनिया के मिलीग्राम दे रखे हैं उसने। अब मुझे अमोनिया का क्या पता होना चाहिए, मोलर मास। तो देखो अमोनिया के अंदर मुझे पता है 1 मोल अमोनिया का किसके इक्वल होता है, इक्वल होता है उसका मोलर मास। मोलर मास नाइट्रोजन का कितना होता है भाई, 14। हाइड्रोजन का कितना है, 3 हाइड्रोजन 3 है 17। तो 17 ग्राम के अंदर 1 मोल होता है और इक्वल होता है वो 6.022 10⁻23 ये मोलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि अमोनिया एक मोलिक्यूल है। जो यहाँ ले रहे हो ना वही चीज मोल के नीचे लिखी जाती है। ये मोलिक्यूल ले रहे हो तो मोलिक्यूल, एटम ले रहे हो एटम, आयन ले रहे हो आयन। ठीक है और इक्वल होता है 22.4 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी, है ना। अगर अमोनिया एक गैस होती है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर, तो अगर इसने अमोनिया को गैस की फॉर्म में दिया है, अगर ये कहता कि मेरे पास इतने लीटर अमोनिया है या ml अमोनिया है, तो मैं इसको यूज करता और इसको यूज करता और इसको यूज करता, क्योंकि ग्राम मुझे नहीं दिया हुआ तो मैं यही तीनों चीजें यूज कर सकता हूँ। मास तो मेरे को दिया ही नहीं है, ये नॉट गिवन। ठीक है यहाँ 17 ग्राम तो मुझे पता लग जाएगा, वो तो मोलर मास है। लेकिन उसने क्वेश्चन में मास नहीं दिया ना, अब उसने बोला क्वेश्चन में मास दे रखा है मेरे को। देखिए जरा क्वेश्चन में बोला 34 मिलीग्राम, तो मैंने उससे ग्राम निकाल लिए। कितने ग्राम, 34 इंटू 10⁻³ ग्राम। तो अगर ग्राम दिया है तो ग्राम के अंदर अब मैं क्या करूं भाई, ग्राम दिया है तो मैं लीटर को कैसे यूज कर सकता हूं, ग्राम से पहले लीटर बनाऊं, वाई क्या जरूरत है। तो इस टर्म को मैं यूज नहीं करूंगा एसटीपी। और इसने बोला कि क्या एसटीपी के ऊपर, एसटीपी पर दिया है उसने, एसटीपी पर मास दे दिया, कोई फायदा नहीं है मुझे एसटीपी पर मास देने का, भले एसटीपी पर दे भले किसी और चीज पे दे, मास तो मास होता है। क्लियर है? Yes, sir. तो उसने ये चीज इस चीज को फालतू में दे रखा है। तो यहाँ बोला कि टेम्परेचर प्रेशर चेंज करने से क्या मास तो चेंज हो ही नहीं सकता, लीटर चेंज हो सकते थे, लीटर में उसने कोई चीज दी नहीं है, तो मुझे इसको यूज नहीं करना है अमोनिया के लिए, इट विल नॉट बी यूज्ड। अब बात करते हैं, तो देखो भाई अमोनिया का 17 ग्राम मास आ गया और मेरे पास यहाँ पर है 34 इंटू 10⁻³ ग्राम है, और असलियत में 1 मोल के लिए 17 ग्राम चाहिए। तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। फाइंड द टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का नंबर और प्रोटॉन का मास बताना है। ठीक है टोटल सैंपल दे रखा है उसने, टोटल सैंपल इतने ग्राम है। अब देखिए जरा 17 ग्राम के अंदर, 17 ग्राम अमोनिया के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं बताया कोई? नाइट्रोजन में कितने प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन Sir, 14. एटॉमिक 14. नंबर कितना? सर 7। 14 नहीं होते, 14 तो मास नंबर होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग हाँ होते सर हैं। 7 होते हैं। सर 7। Yes, sir. प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज 7 प्रोटॉन होते हैं, तो 7 तो आगे नाइट्रोजन से, हाइड्रोजन में एक ही होता है, 3 हाइड्रोजन से आ Yes, जाएंगे, Yes, sir. 3 आ गए। टोटल हो गए 10 प्रोटॉन। 10 प्रोटॉन। बस यही चीज आपको सीखनी है कि 17 ग्राम अगर नाइट्रोजन है, ये 1 मोल है। ये कहां से आया, ये मुझे डाटा ऑलरेडी नोन होता है, हर मॉलिक्यूल के लिए ये वाला डाटा आपको नोन होता है। ये बात सबको कंफर्म्ड है ना, ये वाला डाटा हर मॉलिक्यूल के लिए आपको पहले से पता होता है।
है ना। वन Yes, मोल sir. सबका पता होता है, यस सर। ये भी पता होता है, ये मोलर मास आप उसका फॉर्मूला देख के निकाल लोगे, और लीटर भी पता होता है, सारी तो चीजें पता होती है। तो ये तो मेरे को पहले से पता है, तो इस डाटा का मुझे पता है कि 17 ग्राम अमोनिया में, और ये भी पता है कि अमोनिया में कितने प्रोटॉन होते हैं, निकाल सकते हो 10 प्रोटॉन होते हैं 17 ग्राम में। और उसने कितना कहा बेटा, ये देखिए 34 इंटू 10⁻³ ने कितने होंगे, तो 1 ग्राम अमोनिया के अंदर, पेन चेंज करते हैं, ये आपको शायद दिखाई नहीं देगा, है ना, नोट्स में ये येलो कलर नहीं दिखाई देता। 1 ग्राम अमोनिया में कितने होंगे, 1 के लिए क्या करूं, 10 डिवाइडेड बाय 17 ग्राम प्रोटॉन्स आ जाएंगे ये, ठीक है। इस तरफ जो लिखा जाता है ना वही होता है नीचे भी, आप इस ग्राम को भूल जाना फिर। और देखो कितना है वो, 34 इंटू 10⁻³ ग्राम उसने दिया था, मिलीग्राम दिया था ना, मैंने उसको ग्राम बना लिया, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 के अलावा जो भी कंडीशंस 1 के बाद निकालते हैं वो मल्टीप्लाई चली जाती है, इंटू 10⁻³ तो देखो ये क्वेश्चन वाले कितने समझदार होते हैं, ऐसा डाटा देते हैं जो कट जाए, 17 1 जा 17 2 जा, है ना। अगर उसको आसान क्वेश्चन देता तो ऐसी चीज देगा जो कट जाए। तो ये आ जाएगी 20 इंटू 10⁻³ प्रोटॉन, इतने मेरे पास प्रोटॉन हैं। निकल गया भी प्रोटॉन का नंबर, 34 mg में कितने प्रोटॉन है। सर इसमें Na की जरूरत नहीं पड़ी। जरूरत ही नहीं पड़ी, क्या देखो जो चीज जरूरत है उसी को यूज करेंगे ना। 17 ग्राम में मुझे प्रोटॉन पता है, प्रोटॉन पूछा उसने 17 ग्राम में, मैंने गलत किया क्या कुछ, नहीं, समथिंग मिसिंग भाई। Yes, sir, sir. 1 मोल आएगा। सर आपने 10 से मल्टीप्लाई नहीं करा ना? हाँ रुको रुको, हाँ रचना बेटा कोई क्वेश्चन है। सर प्रोटॉन पॉइंट्स में कैसे आ रहे हैं? प्रोटॉन पॉइंट, अरे रुको वो बाद में बताता हूँ, 1 मिनट रुके, पहले हमने कुछ गड़बड़ कर दी, उसको सही करते हैं। देखो 17 ग्राम में तो 1 मोल मॉलिक्यूल होते हैं, एक मॉलिक्यूल थोड़ा होता है, मैंने गड़बड़ कर दिया। तो प्रोटॉन कितने होंगे भाई, एक मॉलिक्यूल में 17 ग्राम के अंदर 1 मोल मॉलिक्यूल्स हैं, और एक मॉलिक्यूल में 10 होते हैं, तो 1 मोल मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, है ना, समझ में आया। यानी कि 17 ग्राम में 1 मोल होते हैं, तो 1 मोल मॉलिक्यूल हैं, तो 1 मोल यानी कि इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं 17 ग्राम में। और मुझे पता है एक मॉलिक्यूल के अंदर 10 प्रोटॉन हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स में मल्टीप्लाई में 10 आ जाएगा। क्लियर है? यस सर, क्लियर है ना। ये गड़बड़ हुई थी हमसे, हमने मोल को तो मतलब ग्राम जो मोलर मास होता है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ ग्राम पर मोल लिखा करो ताकि कंफ्यूजन ना रहे और गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। तो अब देखिए जरा, यहाँ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एवोगैड्रो नंबर, मतलब 6.022 इंटू 1 ग्राम में कितने होंगे, 10⁻24 के बराबर होंगे, ठीक है। और यहाँ अब यहाँ पर भी उसको हम थोड़ा करेक्ट करेंगे, ठीक है, ये सारा ही करेक्ट होगा, छोड़िए इसे। सर इसमें Na की वैल्यू लगाना जरूरी है, वो तो सर डायरेक्ट 20 मिलीग्राम आ जाएगा ना 34 मिलीग्राम से। अरे नहीं, वो कैसे आएगा बेटा, 17 ग्राम में मॉलिक्यूल, देखो अमोनिया के बताता हूं आपको, अमोनिया का जो 17 ग्राम है उसके अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर इतने मॉलिक्यूल्स हैं। मुझे क्या चाहिए, मुझे एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन होते हैं, एक मॉलिक्यूल में, जस्ट एक में। तो 17 ग्राम में कितने होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि 17 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स हैं। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर 10 प्रोटॉन है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 17 ग्राम में एक, हमें पता है कि 17 ग्राम के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं और एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 17 ग्राम में प्रोटॉन्स का नंबर आ गया। ये समझ में आया, प्रोटॉन का नंबर 17 ग्राम में कैसे आएगा। 17 ग्राम में एक मॉलिक्यूल नहीं होता है, दैट इज इट। 17 ग्राम के अंदर एक मॉलिक्यूल नहीं है, ये मैंने शुरू में गड़बड़ कर दी थी, वो मैंने एक ही मॉलिक्यूल मान लिया था। तो अब देखो यहाँ कितना आएगा, तो ये 34 इंटू, तो उसमें कितना होगा 6.022 10⁻24 डिवाइडेड बाय 17 था, और मल्टीप्लाई में अब ये आएगा 34 इंटू 10⁻³ तो ये 17 1 जा 17 2 जा, और ये आ जाएगा 10⁻³ है वो 24 है, तो 21 आ जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 440 और ये पॉइंट आ गया 6 दूना 12, 12.044 इंटू 10⁻21 10⁻³ को भी मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। इतने हमारे पास क्या आ गए, ये प्रोटॉन आ गए, कितने में, इतने ग्राम में। क्लियर है भाई, सबको समझ में आया। यस सर। यस ठीक सर। है, ठीक है। अब आगे देखो, आगे उसने क्या कहा था, बी मास ऑफ द प्रोटॉन इन 34 मिलीग्राम। तो हमने प्रोटॉन्स तो निकाल लिए टोटल,
प्रोटॉन्स निकाल लिए, इतने ग्राम मिलीग्राम के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं ये निकाल लिए, प्रोटॉन्स आ गए। अब उसने बोला प्रोटॉन का मास निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन तो निकालिए, प्रोटॉन का मास कैसे निकाले, एक प्रोटॉन का मास मुझे पता है 1.6726 into 10 power minus 27, एक प्रोटॉन का पता है, तो टोटल प्रोटॉन्स का मास कितना होगा, मास ऑफ प्रोटॉन। तो टोटल प्रोटॉन्स का मास कैसे निकलेगा, सीधा जितने प्रोटॉन्स हैं 12.044 into 10 power 21 को मल्टीप्लाई कर दो, एक प्रोटॉन का मास कितना है 6 पॉइंट है, नहीं एक प्रोटॉन का मास 1.6 सर 1.6726 into 10 power minus 27, ये टोटल मास आ जाएगा एक प्रोटॉन का। यस गाइस, क्लियर है बेटा? यस सर क्लियर है। सर ये केजी में होगा ना? हाँ ये केजी में आएगा, ये ग्राम केजी में में, और convert। हमारे पास प्रोटॉन का नंबर है, नॉर्मल नंबर है, यहाँ ग्राम वाला कोई चक्कर ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। ठीक है, समझ में आ गया भाई सभी को? आरएन ने आंसर दिया है 17 ग्राम, इज दिस द 17 ग्राम? चलो इसका आंसर भी देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें आंसर कितना निकाल रखा है। 17 ग्राम तो नहीं आ रहा बेटा, सही पता नहीं पुराना है, आपको। हाँ सिर्फ 20 20 मिलीग्राम है। कितना आ रहा है? चलो जैसे भी है, इन्होंने आंसर्स दे रखे हैं, देखो सबसे पहले ए का आंसर है इतने न्यूट्रॉन्स सर आ गया, 20.1477 into 10 power ये आएगी 6 हाँ -6 है ना, -6, यस सर। हाँ 2 पॉइंट अगर लगाओगे तो -5 आएगी। ये रहा आंसर, नीचे आंसर दे रखा है, नो वरी। ठीक है, ये रहा आंसर, यू कैन मैच इट, यू कैन री करेक्ट इट। चीज थी क्या सर, जैसे हमने लिया 12.044 into 10 power 24 और इन्होंने दिया 1.2004 ऊपर, मतलब वही, तो ऐसे कुछ वो दोनों ही ठीक है ना आंसर? तो दोनों सही है, आंसर दोनों का सेम आ रहा है, नो डाउट। लास्ट में जो Yes, आंसर sir. निकालोगे वो देखो आपका निकल रहा है 20.144 है ना, आपको sir. 2 पॉइंट, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा के साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से आंसर लिखना होता है, तो एक डिजिट के बाद कोई भी होल नंबर, नेचुरल नंबर 1 to 9 के बीच में, उसके बाद पॉइंट लगाइए और फिर आंसर निकालिए। ओके सर, ठीक है, आंसर इसलिए इन्होंने आंसर निकाला Okay, 2 sir. पॉइंट। बीच की कैलकुलेशन कुछ भी करो, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, यस सर। आगे देखते हैं। इन्होंने बोला भी नो इफेक्ट ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर, आंसर विल बी रिमेन सेम, टेम्परेचर प्रेशर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ग्राम में मास दे रखा है, अगर वॉल्यूम वगैरह होता तो टेम्परेचर प्रेशर का फर्क पड़ता। आगे देखो भाई, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर देयर इन द फॉलोइंग, इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन बताने हैं, बता सकते हो आसानी से। कार्बन 13 और 6 नीचे दे रखा है, 6 मतलब प्रोटॉन नंबर है, ये ध्यान रखना कैसे नोटेशन लिखी जाती है इसकी, नीचे लेफ्ट साइड में प्रोटॉन नंबर, ऊपर मास नंबर। तो क्या बोले, प्रोटॉन कितने हैं 6, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, क्योंकि ये न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है इसके, तो वो भी 6 होंगे। ठीक है, और न्यूट्रॉन कितने होंगे 7 13 - 6 दैट विल बी 7। ठीक है, क्लियर है भाई, सबको समझ में आ गया? सर Yes, आपकी sir, आ वॉइस ब्रेक हो रही है। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? नो सर। नो सर। नहीं सर क्लियर है। नहीं सर। मे भी आपके इंटरनेट में कोई इशू हो, आप रिफ्रेश कर सकते हैं, अगर ज्यादा वो हो रही है ना, ब्रेक हो रही है, तो आप रिफ्रेश कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट देखो, ऑक्सीजन, हम इसके इलेक्ट्रॉन भी निकाल रहे हैं, ध्यान रख लेना। ऑक्सीजन 16 8, तो इसका मतलब प्रोटॉन है 8, इलेक्ट्रॉन है 8 क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन है 16 - 8 दैट विल बी 8, टोटल मास में से निकाल दिया। नेक्स्ट देखो भाई, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कितना देर का है 24 और 12, तो मैग्नीशियम के अंदर प्रोटॉन है 12, इलेक्ट्रॉन है क्योंकि ये भी न्यूट्रल है तो 12 ही रहेंगे। अभी मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान रख लेना, अगर ये सबको समझ में आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, फिर मैं कुछ क्वेश्चन चेंज करके पूछने वाला हूँ। ठीक है, तो न्यूट्रॉन कितने आएंगे 12 माइनस, सॉरी 24 - 12 होगा, 24 - 12 इक्वल टू 12। ठीक है, क्लियर है भाई? मैग्नीशियम, आयरन 26 56, तो आयरन में प्रोटॉन 26, इलेक्ट्रॉन 26, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने आएंगे 56 - 26, कितना आएगा भाई
30. 30. क्लियर है। आगे आता है स्ट्रोंटियम, SR, दैट इज स्ट्रोंटियम, 88 और 38। तो प्रोटॉन है 38 और इलेक्ट्रॉन भी 38 होंगे क्योंकि ये न्यूट्रल है। न्यूट्रॉन 88 माइनस 38 कितने होंगे? 50 आएगा सर। यस 50. ठीक है। अब मेरे को जरा बताइए, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, ठीक है, 12 24, इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताइए कितने हैं? 10. 10. 10 होंगे, ठीक है। Yes. क्लोरीन 1 नेगेटिव, ठीक है, 17 35.5 मास नंबर, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बताइए कितने हैं? 18. 16. सर 18. 18. 18 होंगे। सबको समझ में आ गया भाई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किसी को ना समझ आया तो बता दो। अनुज बेटा, बैकग्राउंड से आपके साउंड की आवाज आ रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये सबको आ गया होगा, यही चीज इन्होंने टेबल में दिखा रखा है, नीड नॉट टू डू दैट सो मच, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए भाई, राइट द कंप्लीट सर सिंपल। ये चार्ज वाले कैसे सॉल्व करते हैं? चार्ज वाले, ये मैंने चार्ज वाले लिखे थे, ये आपको समझ नहीं आया मतलब, है ना? चलो बताता हूँ। यस सर। ठीक है, देखो चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन गायब कर सकते हो आप। प्रोटॉन गायब कर दिया तो क्या होगा? एटम ही बदल जाएगा। प्रोटॉन तो गायब कर ही नहीं सकते। अगर किसी में एक प्रोटॉन है मतलब वो हाइड्रोजन है, 2 प्रोटॉन है मतलब वो हीलियम है। अगर आपने प्रोटॉन एक कम कर दिया हीलियम में से तो वो हाइड्रोजन हो जाएगा, वो हीलियम नहीं रहेगा। ये बात समझ में आ रही है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एटम इज ड्यू टू देयर प्रोटॉन नंबर। गॉट दैट पॉइंट? यस सर। तो प्रोटॉन को तो तो आप अगर बदल हम नहीं अगर इसमें चार्ज ना होता तो 12 होते इलेक्ट्रॉन्स, हाँ, तो वही 12 बता रहा हूँ प्लस बेटा 2 आपको। कर देंगे। सुनिए सुनिए एक बार, सुनिए तो पूरा, मैं Yes, फिर sir. आप Yes, पूछना। sir. ठीक है, तो देखो मैग्नीशियम में मतलब प्रोटॉन नंबर तो 12 ही रहेगा, तो पॉजिटिव चार्ज 12 है, लेकिन हम दिखा रहे हैं नेगेटिव चार्ज भी 12 होगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन 12 होंगे तो न्यूट्रल, बट ये तो 2 पॉजिटिव है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन 2 कम है, तो 10 हो गए इलेक्ट्रॉन। सिंपल, समझ में आया? यस सर अब समझ अब रहा हूँ। क्लोरीन है, क्लोरीन के अंदर 17 प्रोटॉन है, तो 17 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तभी वो न्यूट्रल होगा, बट इसमें तो एक एक्स्ट्रा है तभी वो 1 नेगेटिव है, तो 18 इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन में। दैट्स इट। मतलब माइनस में प्लस, प्लस में माइनस। हाँ, आप ऐसा रट्टा लगाने के लिए कर सकते हो, बट समझ हाँ, से सर, करोगे तो okay. रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है? Okay, चॉइस सर, आपकी है, yes, sir. ट्रिक से करो चाहे समझ से कीजिए, चॉइस इज योर्स, ठीक है? समझाने वाली चीज मैंने बता दी, क्लियर है? ओके सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आप। नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द कंप्लीट सिंबल फॉर द एटम विद द गिवन एटॉमिक नंबर Z एंड एटॉमिक मास A। ठीक है, एटॉमिक मास दे रखा है, एटॉमिक नंबर दे रखा है, Z दे रखा है उसने 17, A दे रखा है 35। तो बताओ भाई इसका करेक्ट सिंबल लिखना है। A क्या होता है? एटॉमिक नंबर Z है, 17 क्लोरीन है, ये क्लोरीन है ना, 17 तो इसी का होता है। Yes, sir. 35 उसका मास दे रखा, 35.5 होता है एक्चुअल में मास। नेक्स्ट जेड दे रखा 92 होता है भाई यूरेनियम, आपको बाद में पता लग जाएगा, हम यूरेनियम की रिएक्शंस भी करेंगे। तो 92 तो यूरेनियम है, 238 या 233, 238 वाला भी यूरेनियम होता है, एक आइसोटोप जिसका हम फिशन और फ्यूजन करते हैं, ये 233 वाला है। नेक्स्ट आगे देखो, Z4 है, 4 तो आपको पता होना चाहिए, बेरिलियम है ना, बस फिर दैट्स इट। और इसका एटॉमिक मास जो है 9 है, दैट्स ऑल, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, येलो लाइट एमिटेड फ्रॉम द सोडियम लैंप हैज द वेवलेंथ 580, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी वेव नंबर ऑफ द येलो लाइट। अब ये है भाई हमारे असली क्वेश्चन, यहां से स्टार्ट होते हैं। तो येलो लाइट दे रही है इसने, वेवलेंथ दे रखी है, यानी लैम्डा दे रखा है, तो ध्यान से देखो, लैम्डा इसने गिवन है 580 नैनोमीटर, इसका लैम्डा है, यहाँ नैनोमीटर का यूज हो रहा है, नैनो में 10⁻⁹ मीटर होते हैं, याद रख लेना, ठीक है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, न्यू बताना, तो हमें पता है C इक्वल क्या होता है, लैम्डा इंटू न्यू, C की वैल्यू पता है 3 × 10⁸ इक्वल लैम्डा इंटू न्यू। तो अब भी मुझे करने की जरूरत पड़ेगी, लैम्डा 580 दे रखा है, न्यू पता लग जाएगा, लग जाएगा सर जी नहीं कर लेंगे सर, हाँ Yes, कर लेंगे। है ना। बस ये वैल्यू तो भरनी है आपको, ये वैल्यू यहाँ भर दीजिए,
बाकी तो सब पता ही है। लेकिन ये जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो भी नैनोमीटर में आएगी, याद रख लेना। क्लियर है? ओके सर। मीटर पर सेकंड नहीं, Frequency मीटर nanometer में पर आएगी। नैनोमीटर पर सेकंड आएगी फ्रीक्वेंसी। क्लियर है भाई? तो या तो इसको मीटर में बदलिए या कुछ और कीजिए, वो चॉइस आपकी है। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने क्या कर रखा है, इसको मीटर भी बना रखे हैं और सेंटीमीटर भी बना रखे हैं। ठीक है, ये मीटर बना दिए 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करके। यूज क्या किया, मीटर को यूज किया, सेंटीमीटर को नहीं यूज किया। तो पर मीटर, मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इतना होता है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ओनली पर सेकंड में आएगी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो 1/λ जो न्यू है ये पर सेकंड के अंदर आ गई। ठीक है, मीटर जब यूज करेंगे तो पर सेकंड आएगी, याद रखना। तो हमें मीटर में ही इसको कन्वर्ट करना है, तो मीटर सीधा 580 इंटू 10⁻⁹ मीटर, दैट्स इट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब न्यू बार दे रखा है, न्यू बार का फॉर्मूला याद है, 1/λ होता है न्यू बार। लैम्डा पता है, 1/λ निकालना है, तो न्यू बार तो बहुत सिंपल होना चाहिए, है ना। न्यू बार इक्वल 1/λ की वैल्यू पुट कर दो, 580 इंटू 10, मीटर में निकालनी हो तो 10⁻⁹ मीटर आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। क्लियर है भाई? पर मीटर। सेंटीमीटर में निकालनी है पर सेंटीमीटर, वो तो चॉइस आपकी है जिसमें निकालना चाहो। इन्होंने सेंटीमीटर में निकाल रखी है, दैट्स इट। क्लियर है बेटा? यस सर, क्लियर है। सबको समझ में आ गया ना? दैट्स इट। यस सर, आ गया। आगे बढ़ते हैं अब जरा। सर ठीक है, ये वी अलग निकाला है और न्यू अलग, मतलब बार न्यू अलग निकाला है। बार न्यू तो 1/λ होता है बेटा, और मतलब न्यू अलग होता है। न्यू अलग होता है, सी इक्वल लैम्डा इंटू न्यू। ये लैम्डा इंटू ठीक न्यू है तो सर। फ्रीक्वेंसी होता है, और न्यू बार 1/λ होता है, वो फ्रीक्वेंसी है। ये वेव नंबर है, इसको वेव नंबर ठीक बोलते है हैं। सर, दैट इज, देखो ठीक है सर। यहाँ लिखा हुआ वेव नंबर। ठीक है, यस सर, यस सर। जब ये क्वेश्चन लिख कर सॉल्व करोगे ना, लिख कर, तब आपको ये याद हो जाएगा, ये कंफ्यूजन नहीं होगी। सर लिख कर ही कर रहे हैं, बहुत साथ अच्छी साथ ही। बात है, बहुत अच्छी बात है। बट मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरे करवाने के बाद खुद लिख कर जब दोबारा हाँ, ये करोगे, सर ये चीज कर सकते हैं। हाँ, तो दोबारा आपको याद हो जाएगा, फिर ये कंफ्यूजन नहीं होगी। शुरू में कंफ्यूजन होती है सबको, नो डाउट टू इट, बट मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। क्लियर है ना? तो वो जरूर कीजिएगा, वरना तो फिर ये शुरू में नहीं, अंत तक बनी रहेगी ये कंफ्यूजन। आप 2 महीने बाद मुझसे वापस पूछोगे, सर न्यू क्या होता है? सुना तो हुआ है पर पता नहीं है ना, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं होगा। इस टाइम याद हो जाएगा, बाद में फिर से स्लिप हो जाएगा। आगे देखिए, फाइंड द एनर्जी ऑफ द ईच ऑफ द फोटोन की एनर्जी बतानी है, विच corresponding to light of frequency। फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू दे रखा है, न्यू एनर्जी निकालनी है। क्या होती है भी एनर्जी? E इक्वल एच इंटू न्यू, याद है प्लैंक सबको? कांस्टेंट इनटू। हाँ, Yes, तो sir. एच की वैल्यू क्या होती है, बताया कोई मेरे को? 6.626 माइनस 34 जूल सेकंड। यूनिट भी याद रखना, इसका बहुत काम आता है यूनिट, जूल सेकंड। क्लियर है भाई? यस बस, तो एच की वैल्यू पता है, न्यू की वैल्यू उसने दे दी। न्यू फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में हो सकती है, पर सेकंड हो सकता है, हर्ट्ज या पर सेकंड या पर साइकिल भी बोल देते हैं। हर्ट्ज, पर साइकिल, पर सेकंड, तीनों ही फ्रीक्वेंसी के यूनिट हैं, याद रख लेना है। लेकिन पर सेकंड में तब होगी जब आप बाकी के यूनिट्स को स्टैंडर्डाइज रखते हैं। ठीक है ना? अगर वो स्टैंडर्डाइज नहीं है तो मिनट मुनट में भी निकाल सकते हो उल्टा पुल्टा करके। तो ये चीज ध्यान रखनी है। क्लियर है भाई? तो इसने फ्रीक्वेंसी दी हुई थी। सब सिंपलेस्ट क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर, याद रख लेना। एनसीईआरटी में सिंपलेस्ट क्वेश्चन आते हैं। और एक का बात मैं अच्छे से बता देता हूँ आप लोगों को, जो अभी अभी क्या बोलते हैं इसको, नीट का एग्जाम हुआ था कल परसों, याद है सबको ना? नीट का एग्जाम हुआ था। यस सर, यस सर। नीट के एग्जाम के अंदर सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आए हुए थे, ऐसे ही कुछ आए हुए थे, फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, एनर्जी पूछ रहे थे। इतने आसान लेवल के क्वेश्चन आते हैं नीट में। नीट के अंदर बायोलॉजी थोड़ी सी रट्टा ज्यादा मारनी पड़ती है बच्चों को, क्रैमिंग ज्यादा होती है, लेकिन वो लोग सोल्व क्वेश्चन वगैरह सोल्व करने के लिए नहीं देते। और सर जेई में मैथ्स, हाँ, जेई में क्या होता है, ये मैथमेटिकल क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, मैथ का पोर्शन भी ज्यादा आता है। तो मैथ पर आपको, जिस दिन मैथ का लेक्चर हो, तो मैथ पर आपको 1.5 से 2 घंटे डेली लगाने हैं। ठीक है? केमिस्ट्री के लेक्चर में 1 घंटे से 1.5 घंटा लगाना है, और मैथ के लेक्चर में 1.5 से 2 घंटे लगाने हैं, याद रख लेना है। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यस सर। ये ध्यान रखिएगा। तो आपको इन न्यूमेरिकल, इसलिए मैं न्यूमेरिकल को फोकस करता हूँ, क्योंकि जेई में तो न्यूमेरिकल आते हैं भयंकर वाले। एनसीईआरटी वाले सारे आसान न्यूमेरिकल करवाने का मतलब है कि आपने नीट क्रैक कर लिया, नीट
समझ गए ना? एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री के एनसीईआरटी सॉल्व कर लिए, नीट क्रैक हो गया। नीट का एग्जाम कोई बच्चा दे, बायो का रट्टा लगा जाए, समझ लेना केमिस्ट्री और फिजिक्स से नीट क्रैक हो जाता है। हाँ बेटा, शिवांगी बेटा बोलिए। शिवांगी, हैव यू एनी क्वेरी? नो सर, मिस्टेक से हो गया। ओके ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है वो, हैव वेवलेंथ 0.50 एंगस्ट्रॉम, वेवलेंथ दे रखी है यानी लैम्डा दे रखा है, और उसने क्या पूछा है, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। तो लैम्डा दे रखा है भाई, तो लैम्डा लिख लेते हैं इसको, ठीक है। लैम्डा इक्वल पॉइंट कितना है 0.50, ठीक है। 5 अकेला लिख देते हैं। एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम में क्या होता है भाई, एंगस्ट्रॉम को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 10 10 power to the power minus 10. माइनस 10 से multiply 10 कर देते हैं। होता है, और ये सिर्फ एंगस्ट्रॉम डायरेक्ट मीटर में ही कन्वर्ट होता है, याद रख लेना, ये यूनिट ही लेंथ का है। एंगस्ट्रॉम नैनो नहीं होगा कभी भी, एंगस्ट्रॉम ग्राम, सॉरी नैनो कह रहा हूं, एंगस्ट्रॉम कभी ग्राम में नहीं होगा। आप एंगस्ट्रॉम को ग्राम में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नैनोग्राम हो सकता है, नैनोमीटर हो सकता है, नैनो केजी हो सकता है ना, नैनोग्राम भी हो सकता है, लेकिन तो नैनो केजी एंगस्ट्रॉम कभी भी ग्राम नहीं हो सकता, वो मीटर ही रहेगा, वो सिर्फ और सिर्फ लेंथ के लिए यूज होता है। क्लियर है? यस सर, ठीक है। यस तो सर। ये आ गया मीटर। अब देखो लैम्डा आ गया, हमें पता है C इक्वल लैम्डा इंटू न्यू होता है, तो हमें लैम्डा की वैल्यू निकालने यहाँ से, तो लैम्डा की जगह पर हम क्या भर सकते हैं, तो या मैं यहाँ निकाल सकता हूँ लैम्डा इक्वल क्या होता है, C बाय न्यू। तो लैम्डा की जगह C बाय न्यू भरा जा सकता है, ठीक है। तो मुझे लैम्डा पता है, लैम्डा की जगह पर C बाय न्यू भर दूंगा, मतलब वो C बाय न्यू पता है मुझे। क्लियर है? अब आगे देखो, मुझे निकालनी तो E है, E इक्वल H इंटू न्यू होता है, तो मैं न्यू को अगर लैम्डा बनाना चाहूं तो न्यू की वैल्यू निकालूं, तो न्यू की वैल्यू कैसे निकलेगी, उल्टा निकाल दिया मैंने, यहाँ पर न्यू की वैल्यू निकालनी थी, तो न्यू इक्वल क्या हो जाएगा, C बाय लैम्डा। क्लियर है भाई? Yes इसी sir. फॉर्मूले से न्यू की वैल्यू निकाल लेंगे C बाय लैम्डा, है ना। तो यहाँ E इक्वल क्या आ जाएगा, H, न्यू की जगह पर C बाय लैम्डा भर सकता हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ लैम्डा गिवन है, वेवलेंथ गिवन है ना। ये बात सबको Yes, sir. समझ में आ गई? यस सर, यहाँ मैं बस वैल्यू भरनी है, मेरे को 6.626 इंटू 10 पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, मल्टीप्लाई में C कितना होता है 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, डिवाइड में लैम्डा, लैम्डा हमें, अब मैंने लैम्डा को भी मीटर में कन्वर्ट कर लिया था, 10 पावर माइनस 10, दैट्स ऑल। सॉल्व दिस वैल्यू एंड यू विल गॉट द एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। ये 1 फोटोन की एनर्जी आएगी, याद रख लेना। क्लियर है बेटा सबको? यस सर, क्लियर है। दैट्स ऑल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी समझ लीजिए हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। 7th क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ द लाइट हुज पीरियड इज पर सेकंड। पीरियड दे रखा भाई इसका कि इतना पीरियड है ये। अब इस Yes, sir. पीरियड का मतलब क्या होता है, अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पर सेकंड नहीं है, सिर्फ सेकंड है। अब देखो ये फॉर्मूला हमने नहीं किया था, ठीक है, याद रख लेना, ये एनसीईआरटी में भी नहीं है, सीधा क्वेश्चन है, तो बस उसके बारे में एक लाइन लिखी होगी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वो एक लाइन लिखी होती है, तो ये फॉर्मूला, ऐसे फॉर्मूला आते हैं पेपर में जो पूरी थ्योरी कर लेते हैं, उसके बावजूद जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं ना, तब हमें ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। दैट इज व्हाई आई एम ऑलवेज स्ट्रांगली सेइंग कि एनसीईआरटी पहले कंप्लीट कीजिए, फिर मेंस के उठाइए, फिर एडवांस के उठाइए। उनके अंदर, मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस के अंदर आपको कुछ एक दो कॉन्सेप्ट अलग मिलेंगे, नए मिलेंगे, ये वन ऑफ देम है। पीरियड्स के अंदर भी क्या निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी और पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है, न्यू जो है, न्यू 1 बाय टाइम पीरियड होता है, 1 बाय टाइम पीरियड। ये समझ में आ गया भाई सबको? यस एक सर। नया फॉर्मूला, ठीक है, 1 बाय टाइम पीरियड है, तो सीधा सा है, फ्रीक्वेंसी निकाल लो, एक ही फॉर्मूला अलग था, उसने टाइम पीरियड दे रखा है, बात खत्म, निकल गया। सेकंड में दे रखा पर सेकंड में आ गई फ्रीक्वेंसी, अपने पास फ्रीक्वेंसी आ गई तो क्या निकालना है, वेव लेंथ निकालनी है, फ्रीक्वेंसी तो निकाल ली, वेव नंबर भी निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी आ गई तो वेव लेंथ कैसे निकलेगी, C इक्वल लैम्डा इंटू न्यू होता है। आपके पास न्यू है, आपको लैम्डा निकालना है, न्यू से लैम्डा निकालना है, कैसे निकलेगा, न्यू की जगह पर क्या भर सकते हैं, न्यू की वैल्यू यहां से निकाल लो, न्यू इक्वल क्या आएगा, C बाय लैम्डा। तो जो भी आपके पास वैल्यू आएगी इसकी जो भी वैल्यू, इस न्यू की जगह पर आप C बाय लैम्डा भर दो, बस उसमें लैम्डा निकाल लो, निकल सकता है। देखो कैसे, लैम्डा इक्वल C बाय न्यू है, तो न्यू की वैल्यू भर दो आप, उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पे भी, मैं उल्टा क्यों कर रहा हूँ ये, है ना, कुछ ज्यादा आगे सोच जाता हूँ, डोंट वरी,
ठीक है, तो देखिए जरा, तो यहाँ हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। लैम्डा इक्वल क्या होता है, सी बाय न्यू। न्यू हमें गिवन है, सी भी गिवन है, तो डेफिनेट सी बात है न्यू तो ऊपर से निकाल ही लिया हमने 1 बाय पीरियड करके। ठीक है, तो 1 बाय पीरियड से न्यू आ गया, तो देखो सी लैम्डा इक्वल सी बाय न्यू हो जाएगा। तो सी पता है 3 × 10⁸ होता है, और न्यू की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई फर्स्ट क्वेश्चन से, तो न्यू यहाँ से भर दिया, हमारे पास लैम्डा आ गया। लैम्डा क्लियर हो गया सबको। अब वेव नंबर की बात करते हैं। वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर न्यू बार जो 1 बाय लैम्डा के इक्वल होता है। छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं, 1 बाय लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू यहां से निकली, 1 बाय लैम्डा डायरेक्ट निकाल दो, बस बात खत्म, आ गया। यस, क्लियर है सबको भाई। Yes, yes, yes. बस ये चीज ध्यान रखिएगा और कुछ नहीं है, दैट्स ऑल। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, वही छोटे छोटे फॉर्मूलाज लगते हैं, वो फॉर्मूलाज आपके रिवाइज हो जाएंगे। दैट इज व्हाई आई एम ऑलवेज सेइंग कि थ्योरी अगर नहीं भी आती है, न्यूमेरिकल करने से थ्योरी रिवाइज हो जाती है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलता है न्यूमेरिकल में। ठीक है, तो अब पीरियड का जो फॉर्मूला है वो भी अब आपको याद रखना है, उसको मिस मत कर देना। स्ट्रॉन्गली कह रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन आया तो इसलिए आपको न्यू जो होता है 1 बाय टाइम पीरियड होता है। अब इसके ऊपर भी आपको मेंस में कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो 1 बाय टाइम पीरियड के ऊपर आपको सॉल्व करने होंगे। व्हाट इज द नंबर ऑफ द फोटॉन्स ऑफ लाइट विद द वेवलेंथ 4000 पिकोमीटर वेवलेंथ है, प्रोवाइड 1 जूल ऑफ एनर्जी, और जिसकी एनर्जी 1 जूल है। नंबर ऑफ फोटोन बताना है, वेवलेंथ दे रखी है उसने, तो वेवलेंथ से हम एनर्जी ऑफ 1 फोटोन निकाल लें, सिंपल सी बात है। तो वेवलेंथ यानी कि लैम्डा दे रखा है, कितना है लैम्डा, 4000 पिकोमीटर। पिकोमीटर में मीटर कितने होते हैं बताएगा कोई, 4000 10⁻⁻12 मीटर। 10 की पावर -12 मीटर, ये हो गया मीटर। लैम्डा निकल गया, एनर्जी निकालो। ई इक्वल क्या होता है, एच इंटू न्यू होता है, बट न्यू तो नहीं हमारे पास, तो लैम्डा है, तो इसकी जगह लैम्डा भर सकते हैं। ई इक्वल क्या होता है, एच इंटू सी बाय लैम्डा होता है। क्लियर है भाई, क्योंकि सी इक्वल क्या होता है, न्यू इंटू लैम्डा होता है। क्लियर है, तो मैंने यहां से क्या किया, न्यू की वैल्यू निकाल ली। न्यू क्या निकलेगा, सी बाय लैम्डा, तो मैंने यहाँ सी बाय लैम्डा पुट कर दिया। क्लियर है, यहां तक डाउट है किसी को? No, No, sir. sir. तो लैम्डा ये रहा, इसकी वैल्यू पुट कीजिए, तो हमारे पास एच की वैल्यू भी पता हमें, तो ई इक्वल एनर्जी आ गई 6.626 इंटू 10⁻34 मल्टीप्लाई में सी होता है 3 इंटू 10⁸8। सारे कांस्टेंट हैं, सबकी वैल्यू याद होनी चाहिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन। चार्ज ऑन प्रोटॉन और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन सेम ही होता है, 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम, दोनों का सेम होगा, याद रख लेना। चार्ज दोनों पर सेम होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर, तभी तो न्यूट्रल होते हैं। क्लियर है सबको? Yes, sir. हाँ, ये याद रखिएगा। तो Yes, sir. आगे लैम्डा उसने दे रखा है, लैम्डा कितना दे रखा है, 4000 मल्टीप्लाई में 10⁻−12 हो गया भाई, सबको क्लियर है? Yes, sir. दैट्स इट। तो इससे हमारे पास ई आ जाएगी। ई कितने में आएगी, जूल में आएगी। इतने जूल एनर्जी होती है एक फोटोन की, एक फोटोन की एनर्जी है। टोटल एनर्जी पता है हमें, टोटल एनर्जी को अगर एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर दें तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन फोटॉन्स आ जाएंगे। क्लियर है, ये सीधा डिवाइड करेगा। टोटल एनर्जी 1 जूल है, एक फोटोन की एनर्जी कुछ इतनी आएगी, जब उसको सॉल्व करेंगे नंबर ऑफ फोटॉन्स आ गया आपके। क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. एनीवन हैव डाउट? टोटल एनर्जी 1 जूल बता रखी है और मैंने एक फोटोन की एनर्जी निकाली है। ये जो E इक्वल एच इंटू न्यू होता है, ये एक फोटोन की एनर्जी होती है, एक फोटोन की एनर्जी, याद रखना इसे। ठीक है भाई, आगे बढ़े? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, 9th क्वेश्चन है। द फोटोन, ए फोटोन ऑफ द वेवलेंथ, फोटोन की वेवलेंथ लैम्डा दे रखी इतने मीटर, स्ट्राइक ऑन ए मेटल सरफेस, मेटल के सरफेस पे ट्राई कर रहा है। वर्क फंक्शन दे रखा है W नोट ऑफ द मेटल बीइंग, वो इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आप क्या निकाल सकते हो, जूल निकाल सकते हो। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिशन, वेलोसिटी ऑफ द फोटोन। सब कुछ बहुत गड़बड़ लग रहा है ना? अब इसको जरा सिंपल करते हैं। ये बात कर रहा है कि फोटोन स्ट्राइक करता है मेटल पर, वर्क फंक्शन मेटल का दे रखा है उसने। तो हम पहले फॉर्मूला लिख लें अपना, बढ़िया वाला फॉर्मूला। क्या था भाई फॉर्मूला? H इंटू न्यू मैंने एनर्जी दी किसी इलेक्ट्रॉन को। यहाँ पर हमारे पास एक सेटअप है, ठीक है। इस सेटअप के अंदर यहाँ मेटल का सरफेस है, यहाँ एनोड कैथोड है, इसको बैटरी से जोड़ रखा है, ठीक है। और मैंने यहाँ से लाइट मारी इसके ऊपर, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और बाहर निकल के चल पड़ा। तो मैंने जो एनर्जी दी थी, अब ध्यान दे लेना, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, समझ में आ गया होगा सबको? Yes, sir. याद है क्या? Yes, sir. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो मैंने एनर्जी याद दी है। थी, H इंटू न्यू। क्या बेटा, कुछ बोल रहा था कोई?
नहीं सर, मैं कह रहा था सर, याद है। याद है, ओके गुड, ठीक है। तो देखिए H इंटू न्यू, ये टोटल एनर्जी मैंने दी, ये है टोटल एनर्जी जितनी भी है ये, ठीक है। ये एनर्जी मैंने दी, किसको दी? ये लाइट मारी मैंने मेटल के सरफेस पर। इस अब एनर्जी देने पर क्या हुआ? कुछ एनर्जी यूज हो गई किसको निकालने में? इलेक्ट्रॉन को निकालने में। H इंटू न्यू नोट, ये होता है वर्क फंक्शन, W नोट, समझ में आया? और यही होती है एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालती है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, यस गाइज, क्लियर है बेटा? यस सर, क्लियर है। और मैं दोबारा से फॉर्मूला रिवाइज करवा रहा हूँ, किसी को अगर फॉर्मूला थ्योरी किसी ने याद ना की हो तो मैं उसको दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है, इन शॉर्ट। तो देखिए एनर्जी रिक्वायर्ड टू, मतलब इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी निकाल दी, कुछ एनर्जी मेरी इलेक्ट्रॉन को निकालने में यूज होगी, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। इसी को वर्क फंक्शन बोलते हैं। हर मेटल का ये अलग अलग होता है वर्क फंक्शन। क्यों अलग होता है? क्योंकि सभी मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो एम्बेडेड होते हैं, जो स्ट्रॉन्गली जुड़े हुए होते हैं, भाई उनका जुड़ाव सभी मेटल में अलग अलग होता है, इसलिए सबका वर्क फंक्शन अलग आएगा। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन और H इंटू न्यू नोट। गॉट दैट पॉइंट? सबको क्लियर है? किसी को नहीं क्लियर है अब भी बोल यस सर, क्लियर है। हाँ, किसी को नहीं क्लियर है अब भी बोल सकता है भाई। आगे देखिए, और वो क्या काम करता है फिर? अगर मैंने ये एनर्जी ज्यादा दे रखी हो तो इस एनर्जी को ज्यादा अगर दी हुई है तो वो हाफ एम वी स्क्वायर, यही होती है काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी के अंदर भी कन्वर्ट करता है, मतलब कुछ एनर्जी यूज होगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में और बाकी की बची हुई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन को स्पीडली एनोड से कैथोड या कैथोड से एनोड पर, एनोड से कैथोड पर भेजेगी, ठीक है। एनोड से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन। यस, गॉट माय पॉइंट? यस सर। तो यानी हमारे पास ये फॉर्मूला बनता है। अब इसके अंदर, हाँ बेटा कोई बोल रहा है कुछ? अब इसके अंदर एक दो और पॉइंट आते हैं जिनको बोला जाता है, जैसे न्यू नोट जो है ना, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसे। मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, फ्रीक्वेंसी सीधा एनर्जी से जुड़ी होती है, तो हम मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए कम से कम, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। और उस एनर्जी के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है उस फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, वो भी मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। अब फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है लैम्डा। अगर फ्रीक्वेंसी कम से कम चाहिए तो वेवलेंथ तो ज्यादा से ज्यादा चाहिए, तो मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, वो वेवलेंथ होती है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। वेवलेंथ मैक्सिमम होगी क्योंकि एनर्जी के उल्टा और फ्रीक्वेंसी के उल्टा होती है वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ घटेगी, फ्रीक्वेंसी घटेगी तो वेवलेंथ बढ़ेगी। तो अगर फ्रीक्वेंसी ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, मतलब कम से कम इतनी एनर्जी वाली फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी, तो यानी कम से कम है, इससे बढ़ा के दे सकते हैं, इससे कम नहीं दे सकते। इससे कम दोगे तो वेवलेंथ तो बढ़ जाएगी, उल्टा हो जाएगा। तो मैक्सिमम वेवलेंथ जिस पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उसको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं। मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम वेवलेंथ। क्लियर है? समझ में आ गया? यस सर, क्लियर है। वेवलेंथ के लिए उल्टा होता है, ठीक है। तो ये है हमारा फॉर्मूला। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो, अब आपको मजा आ जाएगा। वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है? इतना वेवलेंथ उसने दे रखी है, वेवलेंथ दी है, और बोला वर्क फंक्शन मेटल का दे रखा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वर्क फंक्शन दे रखा है, मतलब एनर्जी दे रखी है ये वाली। H इंटू न्यू नोट गिवन है, H इंटू न्यू नोट गिवन है, कितना है? 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है भाई? ये इसका वर्क फंक्शन है। वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल बीइंग 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? यस सर, यार समझ गया सर। अब देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, यहां इसने दे भी रखा है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊपर इतना जूल होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ये एनर्जी है और वर्क फंक्शन भी एनर्जी होता है, हमें पता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1 EV के अंदर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, वही जूल में कन्वर्ट कर दो उसको, वो जूल, इतने जूल एनर्जी होती है। तो 2.31 में कितने जूल एनर्जी होगी, आप एनर्जी तो निकाल सकते हैं। H इंटू न्यू नोट जो है
वो कितना हो जाएगा 2.13 मल्टीप्लाई में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये टोटल जूल बन गया भाई जूल। यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। ये गिवन है वर्क फंक्शन, ठीक है, इसी को डब्ल्यू नोट बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको डब्ल्यू नोट पता है तो न्यू नोट की वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? एच पता है ना आपको, एच की वैल्यू पता है, न्यू नोट की वैल्यू निकाल सकते हो सभी के सभी? यस यस सर, निकाल सकते हैं। तो न्यू नोट तो यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन उसने निकालने के लिए क्या बोला? एनर्जी ऑफ द फोटोन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। फोटोन की एनर्जी बतानी है। अब फोटोन की वेवलेंथ तो दे रखी कि इस वेवलेंथ के ऊपर निकलता है, तो पहले तो फोटोन की एनर्जी निकाल लेते हैं वेवलेंथ से। तो लैम्डा दे रखा है उसने, कितना दिया हुआ है? 4 × 10⁻⁻7 मीटर लैम्डा, ठीक है। तो अगर मैं यहां से निकालूं क्या, न्यू की वैल्यू निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है या एनर्जी निकालनी, सॉरी। तो एनर्जी कैसे निकलेगी देखिए जरा, एनर्जी निकालनी है हमें। E इक्वल क्या होता है? H इंटू न्यू होता है। न्यू तो इसने दिया नहीं बट लैम्डा दे रखा है, तो E इक्वल हमें पता है कि C इक्वल न्यू इंटू लैम्डा होता है। तो हमें न्यू नहीं दे रखा बट लैम्डा दिया है, तो हम क्या करें? लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यानी न्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। न्यू क्या होता है भाई? अब न्यू को निकालो तो न्यू इक्वल C/λ। C/λ भर सकता हूं तो H इक्वल C/λ भरा जा सकता है। H पता है, C पता है, लैम्डा हमें गिवन है, तो मैं निकाल सकता हूं इसको, E को। यस सर। एनर्जी ऑफ फोटोन आ गई तो देखो कितना आएगा, ये H इंटू C, दोनों वैल्यूज आप भर लीजिएगा, मल्टीप्लाई में डिवाइड में 10⁻⁻7 आ जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, क्या आया भाई? कितना जूल अभी नहीं, अभी एक फोटोन की एनर्जी ऑफ वन फोटोन। गॉट माय पॉइंट? लाओ यार, बिना चीनी का बेटा ना। प्रतीक माइक ऑफ कीजिए, ठीक है। तो देखो क्या आ गया भाई हमारे पास, एनर्जी ऑफ फोटोन आ गई। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिशन, एमिशन की काइनेटिक एनर्जी बतानी है। काइनेटिक एनर्जी तो देखो, एनर्जी इसने दे रखी है, H इंटू न्यू नोट दे रखा है ना, क्लियर है भाई? H इंटू न्यू नोट दे रखा है, सबको पता है? यस सर। वर्क फंक्शन दिया है और H इंटू न्यू मैंने एनर्जी निकाल ली। एनर्जी क्या निकाल ली? ये रही एनर्जी मेरे पास। दोनों चीजें आ गई तो काइनेटिक एनर्जी तो निकल ही सकती है। तो मैं H इंटू न्यू की जगह पर, H इंटू न्यू की जगह पर क्या भर सकता हूं? मेरे पास जो आया था HC/4 पॉइंट, तो H इंटू C डिवाइड बाय 4 पॉइंट, कितना था? 4 इंटू 10 पावर है, ठीक है, 4 इंटू 10⁻⁻7 है। ये तो भर दिया मैंने H इंटू न्यू। ये थी टोटल एनर्जी फोटोन की जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ठीक है। और H इंटू न्यू नोट वर्क फंक्शन, मैंने अभी वर्क फंक्शन निकाला कि H इंटू न्यू नोट की वैल्यू इतनी निकाली। ये एनर्जी लगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, 2.13 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये एनर्जी मैं लिख सकता हूँ 2.13 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इतने जूल एनर्जी मेरे को लग गई। ये किस चीज में लगी है इतने जूल एनर्जी? ये लगी H इंटू न्यू नोट, ये वाली एनर्जी ये है। क्लियर है भाई सबको? प्लस में हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है? इसकी वैल्यू मत भरो, ये काइनेटिक एनर्जी होती है, बस ये निकालनी है आपको। तो उसको लेफ्ट लेके जाओ, काइनेटिक एनर्जी आपके सामने आ गई। आ गई भाई, सबको समझ में आ गया? यस, क्लियर है ये? यस सर। सर Yes, ये sir, हमने clear है। ये जो था H इंटू न्यू नॉट की निकाला है ना? H इंटू न्यू नोट देखो ये इसने दे रखा था बेटा, ये रहा H इंटू न्यू नोट वर्क फंक्शन होता है, ये रहा वर्क फंक्शन। देखो वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल बीइंग 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर वो है 2.13 अच्छा, वो चीज मैंने देखी नहीं। हाँ वो चीज देखी नहीं थी सर। कोई बात नहीं, 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैंने कन्वर्ट कर लिया जूल में, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल से मल्टीप्लाई कर दिया बस। तो यहाँ पर भी मैंने वही किया, 2.13 दिया हुआ है उसको इतने से मल्टीप्लाई किया ताकि वो जूल में कन्वर्ट हो जाए, तो जूल निकाल लिए। अब हाफ एम वी स्क्वायर निकालना है, निकल जाएगा। तो हाफ एम वी स्क्वायर निकालना है या खाली एम वी स्क्वायर? काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है बेटा, तो फिर तो सर वही निकाल एम वी स्क्वायर नहीं, ये पूरी टर्म निकालनी है, पूरी टर्म। तो इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी, इसको लेफ्ट राइट नहीं लेके जाना, उनको लेफ्ट राइट लेके जाओ, उसको सोल्व करो ओनली। क्लियर है? मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी बस ये लिख दिया। यहाँ पर आप के ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो उसने क्या किया था, तो ये भी निकल गया। वो फोटोन की एनर्जी जो हमने निकाली थी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल देना भाई। मैंने तो सीधा जूल में निकाली, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बना दो, उसको डिवाइड कर दो 1.6 × 10⁻⁻19 से, डिवाइड हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन।
जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला उसकी वेलोसिटी निकालनी है, तो देखो इसी से निकल जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है कितना होता है, तो Hc डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10⁻⁷ इक्वल टू 2.13 मल्टीप्लाई में 1.6 इंटू 10⁻⁹ प्लस में हाफ। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है भाई, 1.9 इंटू 10⁻31 और वी स्क्वायर मल्टीप्लाई में वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो। 9.1 नहीं होता, 9.1 होता है क्या? ये मैं हमेशा गलत कर रहा हूं कई दिनों से, पता है मुझे नहीं पता ये गड़बड़ क्यों हो रही है इस बार। 9.1 ठीक है, 1.9 याद आता है मेरे को हमेशा, ये सही है क्या? अभी यस मैं सर 9.1 लिखने वाला था पता है, पर मेरे को लगा कि मैं कई दिन से गलत कर रहा हूँ, तो ये 1.9 होना चाहिए। ठीक है, अरे हो जाता इसलिए है मैंने कभी-कभी। फिर से गड़बड़ कर दिया। ठीक है, ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा, बट मैं केयरलेस हो जाता हूँ इस मामले की, यार याद ही है ये तो, कितना याद करें इसको, बार बार तो यूज करते हैं ना, और फिर भी कई बार ना, इसी साल ऐसा हुआ कि मैं बार बार इसको गलत कर रहा हूँ, बहुत बार गलत कर रहा हूँ। तो ये भी एक माइंड की सिचुएशन होती है कि कई बार जब प्रैक्टिसाइज ज्यादा हो जाए ना, तो कुछ चीजें बंदा इग्नोर करने लग जाता है, ठीक है, उसको याद रखने की बजाय। खैर खैर, तो ये देखिए वेलोसिटी निकल गई भाई, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू दे रखी है, बस और कुछ नहीं है। तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, यस और नॉट? यस सर ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा? यस सर। ठीक है, Yes, तो sir, यहाँ आ गया। देखिए इन्होंने लास्ट में वी स्क्वायर की वैल्यू कुछ निकाली और फिर वी की वैल्यू निकाल दी आपके सामने, यहाँ पर भी ये सॉल्यूशंस दे रखे हैं। नोट, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन H into न्यू नोट होता है, इट इज आल्सो कॉल्ड वर्क फंक्शन, ये मैंने आपको बता दिया है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा सबको? यस ठीक है, तो अभी इसको ऑफ करें या एक लास्ट सम और कर लें, बोलो? सर ऑफ करते हैं ऑफ कर दें, चलो ठीक सर। है, एक चीज इतना ही लेक्चर सर, करते हैं। आप इसको नो अपडेट कर दोगे उस पे अपने बिटली लिंक पे आज? बिटली लिंक पे ये वाली नोटबुक, यस सर, अच्छा ये तो अपडेटेड है, सॉरी ये तो ये ऑलरेडी अपडेटेड है। अपडेटेड है, फर्स्ट Yes, वाले sir, लेसन में yes, दे रखी है, sir. बट मैं सेकंड वाले में भी इसको कर देता हूँ, नहीं स्ट्रक्चर सर, ऑफ एटम में update है आज ही वो कर तो, देता कोई हूँ। बात ठीक है नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है ठीक है बेटा, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ फिर, है ना, 9 क्वेश्चन ही काफी हैं, ज्यादा देर नहीं लगाते। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में